क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन की सीरीज में मैं आज डिस्कस करूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम नीट वाला। इससे पहले मैं आयनिक इक्विलिब्रियम जेई वाला डिस्कस कर चुका हूं, तो दोनों को साथ साथ में डिस्कस करते जा रहा हूं, नीट एंड जेई को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। सारी की सारे सॉल्ट दे रखे हैं और बोल रहा है कि वाटर में किसकी पीएच हाईएस्ट होगी। अब ये सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या होगी, डिसोसिएट होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन बोला है या वाटर बोला है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ सबकी। जब NaCl की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl। अब NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और अब कुछ नहीं बोला तो मैं पीएच मतलब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के चलूंगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूट्रल वाले की पीएच कितनी आती है, 7। तो जो पहला है NaCl सॉल्ट, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच कितनी आ जाएगी, 7। फिर मैं बी वाले की देख रहा हूँ, Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2CO3। ये बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2CO3 लिख दिया। अब NaOH क्या अगेन स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग वाला क्या होगा, पीएच को अपनी साइड में ले जाएगा। तो बेसिक मीडियम होगा, और बेसिक मीडियम की पीएच क्या हो जाएगी, पीएच ग्रेटर देन 7 आ जाएगी। तो इसकी पीएच 7 आई थी, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 आ गई। अगला मैं सॉल्ट देख रहा हूँ, कॉपर सल्फेट है। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया, और साथ में इसने H2SO4 बना लिया। देखो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो बेस होते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बाकी जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की वो लेस बेसिक नेचर के होते हैं या वीक बेसिक होते हैं। तो ये क्या डी ब्लॉक मेटल्स का है, तो ये क्या वीक बेस है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7 आ जाएगी, पीएच लेस देन 7 आ जाएगी। फिर लास्ट और चेक कर लेते हैं, KCl है। इसकी मैं H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बना रहा है HCl प्लस KOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एल्कली मेटल्स का हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल, और इसकी पीएच न्यूट्रल वाले कितनी लेंगे, 7। तो देखो पहले वाले की भी 7 थी, लास्ट वाले की भी 7 है, थर्ड वाले की लेस देन 7 है, और मिडल वाले की ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट की ग्रेटर देन 7 आई। तो बोला था हाईएस्ट पीएच होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पीएच किसकी हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट की। तो सिंपल है, सॉल्ट है और उसको वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या देखना है, एसिड और बेस देखना है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा, एसिड होगा तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगी, बेस होगा तो पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। देन फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2014 का सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंजेस, और डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू दी है 63.3 किलो जूल। बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये सिल्वर कार्बोनेट है सॉलिड, उसकी रिएक्शन कराई, मतलब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, ये 2Ag प्लस एक्वस और कार्बोनेट एक्वस में गया। बोला था KSP ऑफ Ag2CO3 सॉलिड इन वाटर में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्वस आया है, कहाँ से आया, वाटर से आया, इसलिए बोलते हैं इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। KSP पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये R की वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो डेल्टा जी, अब ये नस्ट इक्वेशन का इसमें यूज किया है, नस्ट इक्वेशन का यूज किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली का। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ नस्ट इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q होती है। अब एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 और Q इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, KSP। तो इसको 0 रखने के बाद इसको मैं करूंगा तो ये बन जाएगा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का
2.303 RT। अब मैंने ln को log में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log KSP हो गया। पूछा उसने हमसे KSP है, ये KSP ही पूछा है। डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है 63.3 किलो जूल है। किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल जूल में, ये इसलिए 10⁻³ रख दिया। ये माइनस 2.303 रखा। आर की वैल्यू गिवन है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। टेम्परेचर गिवन होगा 298 केल्विन, नहीं है क्या गिवन? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 298 केल्विन। और ये log KSP सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ रहा है माइनस का, ये वाला माइनस का log KSP इक्वल टू 11.09। इस माइनस को मैंने इधर फेंक दिया, तो log KSP इक्वल टू हो गया माइनस का 11.09। अब इस log को हटाने के लिए यहाँ क्या 10⁻, तो मैंने कर दिया 10⁻, माइनस का 11.09। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 8 इंटू 10⁻, माइनस का 12। ये सब वैल्यू गिवन होती हैं, या कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा। तो ये 2014 का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देन मैं इसके बाद अगले की तरफ रुक कर रहा हूँ, और ये 15 में आया री में दोबारा से हुआ था जिसमें। तो ये बोलता है कि व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स, वो ध्यान दीजिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम से मेरी मर्जी से मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मैं तो 1 लीटर मानूंगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे। तो मैंने क्या करा, NaOH में HCl मिला दिया। 0.1 मोलर गिवन है, 0.01 मोलर गिवन है, इक्वल वॉल्यूम्स बोला है, तो मैंने 1 लीटर और 1 लीटर मान लिया। अब मोल निकालना है मुझे। मोल क्या होता है, m मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लीटर में लेना होता है, लीटर में ही है। तो ये करा मैंने 0.1 इंटू 1, तो यहाँ से मुझे मोल मिल गया 0.1 मोल। इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया m इंटू बी, तो मिल गया 0.01 मोल। अब मैं देखूंगा इनमें pH पूछा है ना, तो भाई एक खत्म होना चाहिए इनमें से, तभी मैं देखूंगा कि pH आएगी कैसे। तो मैं देख रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट लगाने के लिए पहले हम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे, जिसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट जितना कम होगा वो LR हो जाएगा। तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1। तो कम कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसका पार्ट कितना बचेगा, देखो जब 1 इसका मोल कंज्यूम हो रहा है तब इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ये 0.01 मोल कंज्यूम होगा, तो ये भी कितना 0.01 मोल ही कंज्यूम होगा। तो ये 0.1 में से ये 0.01 मोल जो कंज्यूम हुआ है मैंने माइनस कर दिया, तो ये बच जाएगा 0.09 मोल मिल गए किसके, बेस के। अब देखो सॉल्यूशन में ये तो खत्म हो चुका है, ये बचा है, तो pH, अब कोई बोले कि ये भी तो बन रहा है, तो ये तो वाटर से कोई मतलब, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, तो ये तो pH को न्यूट्रल करेगा। तो pH डिपेंड किस पे करेगी, स्ट्रॉन्ग बेस पर। अब स्ट्रॉन्ग बेस के कितने मोल बच रहे हुए हैं, 0.09 मोल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये जो एक्सेस में बचा हुआ है NaOH, तो एक्सेस में लिख रहा हूँ, एक्सेस जो रिमेनिंग है, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लूंगा मैं, टोटल 1 लीटर और 1 लीटर, टोटल कितना हो गया 1 + 1, तो 0.09 डिवाइड बाई 2, कॉन्सेंट्रेशन आई 0.045 मोलर। अब देखो NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये ब्रेक करेगा Na+ में और OH- में कंप्लीटली। तो अगर ये 0.045 मोलर है, तो ये भी 0.045 मोलर मिलेगा और ये भी 0.045 मोलर मिलेगा। तो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल गई, 0.045 मोलर। तो यहाँ से मैं POH निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो POH क्या होता है, माइनस का log ऑफ OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन
तो पीओएच रखा माइनस का log ऑफ ये OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 2 माइनस और 4.5 की वैल्यू होती है 0.65, ये आया 1.35। ये क्या है, ये POH, और हमसे क्या पूछा है, पीएच पूछा है, पीएच पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पीएच क्या 14, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। तो मुझे पीओएच मिल गया। अब पीएच निकालना है तो 14 माइनस 1.35 कर दूंगा तो 12.65 यहाँ से आंसर आ जाएगा, 12.65 आंसर। और ये रहा 12.65, धड़कता हुआ आंसर, एकदम खतरनाक। देन इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस टाइप का है। बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। री मतलब नीट में आया था 2015 में, वो AIPMT होती थी उस टाइम पे। बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन किसका बढ़िया कंडक्टर होगा। देखो पानी में जो जितना बढ़िया से डिजोल्व होगा वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा, मतलब अच्छे से डिजोल्व होगा तो जो इसके आयंस है ना वो फ्लो करेंगे तेजी से। तो जो जितना बढ़िया से डिजोल्व होगा उतना वो बढ़िया, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमको पता है कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं या आयनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर, इसको पोलर क्यों बोल रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये डिसोसिएट कर जाएगा कम्प्लीटली H प्लस में और Cl माइनस में, कम्प्लीटली डिसोसिएट कर गया H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में बढ़िया से डिसॉल्व होते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो HCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब इसके आयंस ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बढ़िया से क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा और उनके साथ मूव करेगा। और इनमें देखो अमोनिया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस कम मिलेंगे, कम सॉल्यूबल होगा, तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इसका मूवमेंट भी कम होगा, तो जो करंट का फ्लो है वो भी कम होगा। ये फ्रक्टोज वगैरह और ये एसिटिक एसिड, फ्रक्टोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। जब आयन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मूवमेंट आयंस का कहाँ से होगा। एसिटिक एसिड ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड ये भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिससे जो आयंस मिलेंगे वो क्या होगा, कम अमाउंट में आयंस मिलेंगे। और जब आयंस कम मिलेंगे तो आयंस कम मिलेंगे तो उनका मूवमेंट भी कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो भी कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, HCl। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा अमाउंट में आयंस मिलेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है उनका मूवमेंट ज्यादा होगा और उसकी वजह से करंट का फ्लो है वो भी ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया A। उसके बाद में अगले पे चल रहा हूँ। अगेन री AIPMT 2015 में फिर से आया। ये तीसरा क्वेश्चन है, आयनिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते वरना नीट तुमको इग्नोर कर देगा। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक वेपर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिडिक वेपर क्या होता है। एसिडिक वेपर होगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। ध्यान रखियो दैट वीक एसिड, उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना। तो मैं पहले तो मैं A और D ऑप्शन में जो लोचा है उसको बाद में अभी डिस्कस करूंगा। पहले तो ये देख लो, ये देखो बोल रहा है नॉट एन एसिडिक वेपर। ये तो देखो पहले ऑप्शन C को देखो, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है। तो ये एसिटिक एसिड वीक एसिड, और वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ है, NaOH के साथ। NaOH प्लस एसिटिक एसिड ही तो मिलकर के ये बना रहे हैं। यहाँ से ये H2 निकल गया
और ये दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, CH3COONA ये बना दिया। तो ये तो हमारा एसिडिक बफर है, पर उसने पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल मतलब है, तो हमसे नॉट पूछा था। अब यहाँ देखो HClO4 और ये सोडियम पर क्लोरेट, HClO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो एसिडिक बफर हो ही नहीं सकता। HClO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके तो चांस ही नहीं है एसिडिक बफर होने के। तो आंसर क्या हो गया, ये बोला नॉट एन एसिडिक बफर। अब आता हूं मैं ऑप्शन ए और डी पे, इसमें क्या लोचा है। नो डाउट H3PO4 वीक एसिड है हमारा, H2CO3 वीक एसिड है हमारा, बट अभी मैं बोला था कि सॉल्ट क्या होना चाहिए, मतलब ये वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बट यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि H3PO4 तो है, बट ये Na3PO4 है, तो मैं इसको ये, अगर ये मल्टी करेक्ट में आता जेई एडवांस टाइप में, तो इसके आंसर ये भी मैं बोल देता कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है एसिडिक बफर। बट मैं अभी बताने ये जा रहा हूँ कि इसमें नीट वाले ने ये दिया है, वो किस बेसिस पे दिया है, वो ऐसा अपनी तरफ से मान लिया है कि यहाँ NaOH के 3 मोल यूज हुए हैं इस रिएक्शन में। जब पहली रिएक्शन में यूज हुआ तो वो कुछ ऐसा बनाया कि NaH2PO4 प्लस H2, फिर इसके साथ ये NaH2PO4 NaOH का दूसरा मोल यूज हुआ और इसने बना लिया Na2HPO4 प्लस H2O, फिर इसी के साथ ये Na2HPO4 और NaOH का तीसरा मोल यूज हुआ, तो इसने बना लिया Na3PO4 प्लस H2। तो इसने ये सोच करके कि अब यहाँ पे मैंने क्या करिया, मैं इसको एक साथ बोल दूं कि मैं इसके 3 मोल यूज किए हैं, तो ये और ये बनने की पॉसिबिलिटी है, उसके बेसिस पे उसने इसको टिक कर दिया, उसके बेसिस पे। बट मैं इसको एकदम करेक्ट नहीं बोलूंगा, तो अगर ये मल्टी करेक्ट में आ जाए तो ये भी हमारा एसिडिक बफर नहीं है और ये भी एसिडिक बफर नहीं है। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। इस वाले में क्या करेगा, दो दो यूज करेगा, H2CO3 की रिएक्शन 2NaH के साथ करवाओगे तो ये वाला बन जाएगा। तो इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एसिडिक बफर बनाने की, इसमें भी पॉसिबिलिटी है एसिडिक बफर बनाने की, पॉसिबिलिटी है, मैं ये बोल रहा हूँ। उस पॉसिबिलिटी के बेस पे इसने बोल दिया कि ये एसिडिक बफर है। बट अगर ये मल्टी करेक्ट में मिलता है या कहीं और बोलता है, तो ये मैं ये कहूँगा कि ये भी एसिडिक बफर नहीं है। बट हम बोल रहे हैं कि यही फिर हमने आंसर टिक क्यों किया, क्योंकि एटलीस्ट ये वीक एसिड तो है दोनों की दोनों, ये तो वीक एसिड है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सबसे ज्यादा गलत है ना। गलत तो ये भी है दोनों, बट ये सबसे ज्यादा गलत है, इस वजह से हमने इसको टिक किया है सिंगल करेक्ट में। तो ये इनमें पॉसिबिलिटी है और इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ये चल गए, तो मैं इसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अब देख लेना अपने अकॉर्डिंग। चलो फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैं बता दिया कि ये बफर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। देन 2015 का एक और क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। बोल रहा है कि द KSP ऑफ Ag2CrO4 AgCl AgBr एंड AgI आर रेस्पेक्टिवली, ये दे रखे हैं भैया, अलग अलग दे रखे हैं। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट। बोल रहा है प्रेसिपिटेट लास्ट में बनाए, लास्ट में कौन बनाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, भाई वो जो वाटर में अगर ज्यादा सॉल्युबल होगा तो वो पीपीटी क्यों बनाएगा। तो हमको कहने का मतलब हमको क्या चेक करना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। बोला है प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी निकालनी है और ये क्या दे रखे हैं हमको,
KSP दे रखे मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखे। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रेसिपिटेट लास्ट के लिए मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन हो गया। ये 4 दे करके ऑप्शन मतलब 4 दे रखे हैं, हम एक एक करके निकालते हैं। जैसे Ag2CrO4 है, ये सॉलिड है, ये ब्रेक करेगा 2Ag प्लस एक्वस CrO4 माइनस 2 एक्वस। इसका कोफिशिएंट 2 है तो मैंने सॉल्युबिलिटी 2s मानी, इसका 1 है तो ये मानी मैंने s। KSP की वैल्यू इसके लिए गिवन है और KSP क्या होता है Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट है मैंने पावर में डाल दिया, CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन ये मैंने इसमें पुट कर दी। ये 2s का स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो वो क्या जाएगा पावर में, ये s और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 तो ये 1, तो यहाँ से हो गई 4s3। अब देखो ये 4 को मैंने इधर फेंक दिया ये, और यहाँ पावर कितनी है 3, तो मैं दोनों का क्या कर दूं 1/3 से डिवाइड कर दूं, तो ये तो बन गई पावर 1 और ये हो गया 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आई 0.65 इंटू 10⁻14 इसकी सॉल्युबिलिटी आई। ऐसे ये किसकी आई है सिल्वर क्रोमेट के लिए आई है। ऐसे ही मैं सबके लिए सॉल्युबिलिटी निकाल रहा हूँ। अब AgCl की निकाली, AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ब्रेक करा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो सॉल्युबिलिटी S, इसका 1 है तो इसकी भी S। अब मैं KSP की बात कर रहा हूँ, KSP क्या होगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू पुट करी S मल्टीप्लाई S तो S का स्क्वायर। अब यहाँ से S का स्क्वायर मुझे चाहिए S, तो दोनों तरफ क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बना S और ये हो गया 1.8 की पावर भी हाफ, इसकी पावर भी हाफ और इसकी पावर भी हाफ, तो ये 10⁻⁵ बचा। इसको सॉल्व करने पर मुझे ये पावर -4 में इसको -4 में कन्वर्ट किया तो हो गया 0.13 इंटू 10⁻⁴। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बचे दो की भी निकाली मैंने, AgBr की भी। AgBr सॉलिड गया, Ag प्लस एक्वस Br माइनस एक्वस S कंसीडर करी। KSP क्या होगा गिवन है, KSP Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये S का स्क्वायर हो गया। यहाँ से करोगे तो सॉल्यू S का स्क्वायर ये है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो S इक्वल टू क्या मैंने 7.1 इंटू 10⁻⁻, ये तो बहुत ही कम है, -7 है, इधर आ रहा है -4, हजार गुना कम है इसकी, तो ये तो खत्म है। ऐसे ही AgI सॉलिड है, Ag प्लस एक्वस में और I माइनस एक्वस में, कोफिशिएंट 1 है तो सॉल्युबिलिटी S, इसका भी 1 है तो S। इसका KSP ये गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी KSP क्या होगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन I माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन S का स्क्वायर 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो सॉल्युबिलिटी आई 9.11 इंटू 10⁻⁹। ये तो और कम आई, ये तो और खत्म है। अब देखो ये मैंने लिखा जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा तो वो प्रेसिपिटेट क्या लेट बनाएगा, तो ये तो दोनों खत्म है, -9 -7, ये थोड़ा क्लोज आ रहे थे -4 और -4। देखो ये 0.65 है और ये 0.13, को ज्यादा कौन है ये, तो Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो यही सबसे लेट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। वो पूछ रहा था लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो ये Ag2CrO4। देखो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, बट 4 के डेटा दे करके कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी कर दी थी। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, हाँ थोड़ा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बाद में निपटाया जाता है सेकंड राउंड में, सेकंड स्पेल में। फिर बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। अब देखो लेविस बेस का काम करने के लिए कंडीशन क्या है हमारी कि एक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास नेगेटिव चार्ज दिख जाए या लोन पेयर दिख जाए, ये कंडीशन है बस सिर्फ। तो देखो CF4 में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये तो काम करेगा नहीं। ऐसा ही है और इसके पास तो उल्टा बैकेंट डी पड़ा हुआ है, ये लेविस एसिड का काम करेगा। ऐसे BF3
सेंट्रल मेटल के पास ना तो कोई लोन पेयर है और उल्टा बैकेंट पीएस के पास, तो ये लेविस एसिड का काम करेगा। यहाँ देखो PF3, फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 होते हैं, 3 तो इसने ये बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर बच गया इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक अमोनिया फैमिली का है ना यार, नाइट्रोजन वाली का, तो ये क्या करेगा, ये इनमें से बेस का काम करेगा। यहाँ भी देखो सिलिकॉन के पास लोन पेयर तो है ही नहीं ना, 4 ही होती हैं इसके बैलेंस सेल में, कार्बन फैमिली का है तो 4 की 4 बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर नहीं है तो देगा क्या, खाक देगा, देगा ही नहीं। तो देखो ये और लिख भी दिया है मैंने, BF3 में क्या बैकेंट p ऑर्बिटल है और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लेविस एसिड का काम कर रहा है क्योंकि बैकेंट p है। SiF4 है, बैकेंट d ऑर्बिटल है और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लेविस एसिड का काम। CF4 नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो लेविस एसिड का, लेविस बेस का काम नहीं करेगा। PF3 लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के पास और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो लेविस बेस का काम करेगा, एकदम खतरनाक मतलब काम करेगा। अगले की तरफ चलूं क्या, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बाद वाले ये वैसे सोच रहा हूँ मैं 16 को ख़त्म कर ही लेता हूँ, नहीं 16 के और भी हैं, 16 के और भी हैं, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम, तब तक के लिए